अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वैसनवर है और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 11 का ये लास्ट मेन टॉपिक रह गया। इसके बाद कुछ अला बला से टॉपिक है। दिस टॉपिक इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ग्लाइकोलाइसिस और क्रैश साइकिल के बाद ये टॉपिक बच गया है जो कि उसके अंदर आता है सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर या रेस्पिरेशन के टॉपिक के अंदर आता है। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ लगी होती है, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ग्लाइकोलाइसिस वाला प्रोसेस है वो होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, यानी उसके जो भी एंजाइम्स थे वो साइटोप्लाज्म के अंदर थे। उसके बाद हमने बात की क्रैब साइकिल की, ठीक है। क्रैब साइकिल और ये जो दूसरा प्रोसेस है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये दोनों लगे होते हैं कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन इनकी लोकेशन डिफरेंट होती है। जो क्रैब साइकिल है वो लगी होती है मैट्रिक्स के अंदर, यानी उसके एंजाइम मैट्रिक्स में सबसे अंदर वाले ही हिस्से में होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये लगी होती है इनर मेम्ब्रेन के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। तो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखें, सो दिस इज़ द आउटर लेयर, ठीक है। ये पूरी जो है ये आउटर लेयर है, यहाँ से हमने आउटर लेयर हटा दी तो ये हमें नज़र आ रही है, दिस इज़ कॉल्ड द इनर मेम्ब्रेन। ये फोल्ड्स में होती है, पार्टीशंस इसके अंदर बने हुए होते हैं। तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, और ये जो बीच में एरिया आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, यानी ये दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान खाली जगह मौजूद है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अभी यहाँ पे। और बीच का जो एरिया है ये एरिया दिस इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के अंदर हुआ क्रैब साइकिल, इनर मेम्ब्रेन के अंदर लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के करने वाले, और आपको नजर आएगा कि इस इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में इस जगह का कुछ ना कुछ रोल जो है वो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपको नजर आएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसकी ज़रूरत क्या है, क्या ज़रूरत है। जब आपने ग्लाइकोलाइसिस कर लिया, जब आपने क्रैब साइकिल कर ली, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की क्या ज़रूरत है। द आंसर इज कि आपने ग्लाइकोलाइसिस के अंदर और क्रैब साइकिल के अंदर डायरेक्ट जो ATP बनाए थे ना वो बहुत थोड़े से थे, लेकिन आपने कुछ ऐसे मॉलिक्यूल बनाए जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। उसमें एक मॉलिक्यूल था जिसका नाम था NADH और दूसरा मॉलिक्यूल था जिसका नाम था FADH2। ये दो मॉलिक्यूल ऐसे हैं कि जिनके पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, और उस एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको एक ना एक सिस्टम चाहिए, और वो सिस्टम जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करके उनसे ATP जनरेट करता है वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि हम डिस्कस करने लगे हैं। अच्छा देखिए, हमने कहाँ कहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव किए, यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा जो है वो बताया है। हमारे पास जो रेस्पिरेशन का टॉपिक था जिसमें ग्लाइकोलाइसिस और क्रैब साइकिल थी अभी तक, वो एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या किया था, हाइड्रोजन एटम निकाले थे इन पेयर्स ऑक्सीडाइजिंग सबस्ट्रेट से, यानी ग्लूकोज को जैसे जैसे हम तोड़ते जा रहे थे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में से और आगे पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में से हम बारी बारी क्या निकाल रहे थे, हम निकाल रहे थे हाइड्रोजन एटम्स, और वो जोड़ियों में निकाल रहे थे। अच्छा, हाइड्रोजन एटम जो है ना, जब उसे आप तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन और अ पेयर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन बेसिकली H पॉजिटिव को भी कहते हैं, तो प्रोटॉन मिलेगा और आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन। तो एक हाइड्रोजन को तोड़ने पर आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलता है। हम यहाँ पर बेसिकली बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। कितनी जगहों के ऊपर आपने हाइड्रोजन निकाले, जोड़ियों में निकाले, 6 स्टेप्स के ऊपर। 6 जगहें ऐसी थी जहाँ पे आपने हाइड्रोजन एटम्स जो है वो जोड़ियों में निकाले। इनमें से एक जो स्टेप है वो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर था और 5 स्टेप जो है वो क्रैब साइकिल के अंदर थे। तो मैं दोबारा आपको दिखाने लगा हूँ ये। अच्छा जी, ये हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का पूरा चार्ट है। इसके अंदर आपको नजर आएगा एक जगह पे हमने इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे। कौन लेने आया था इन्हें, NAD लेने आया था, और NAD कन्वर्ट हो गया था NADH के अंदर। ये यहाँ पे क्लियर नज़र नहीं आ रहा बट ये NADH है, ठीक है। तो एक जगह यहाँ पर हमने निकाले ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। उसके बाद क्रैब साइकिल से पहले मैंने बताया था कि पायरुविक एसिड जो है वो अपने आप को चेंज करता है इस मॉलिक्यूल में। तो इस स्टेप के अंदर भी हमने देखा था कि जो हाइड्रोजन है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकाले गए थे। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन निकाला गया। इसके बाद ये जो क्रैब साइकिल है इसके अंदर 3 जगहों के ऊपर हमने NAD निकाला। 3 जगहों के ऊपर हमने 3 जगहों के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन निकाले वो NAD के हवाले किए। एक ये है, एक ये है और एक ये है, और एक जगह के ऊपर हमने हवाले किए थे FAD के ऊपर। तो 4 टोटल एरियाज ये हो गए, 5वां ये हो गया और 6ठा ये हो गया। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली बताया है कि जो आपने हाइड्रोजन निकाले और जो इलेक्ट्रॉन्स निकाले वो 6 जगहों के ऊपर निकाले, एक ग्लाइकोलाइसिस में और 5 क्रैब साइकिल के अंदर।
अब इन मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन से मॉलिक्यूल, एक तो NADH है और दूसरा FADH2 है, इनके पास ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। अब हम इनसे ये इलेक्ट्रॉन लेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से पास होते जाएंगे, एक से दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे से तीसरे मॉलिक्यूल, इनसे कुछ एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी के जरिए हम ATP जनरेट करेंगे। अच्छा, ये जो ATP जनरेशन होगी, इस टाइप की ATP जनरेशन को हम नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का। फॉस्फोराइलेशन का मतलब है फॉस्फेट का ऐड होना और उससे ATP बनना, और ये वाली जो टाइप है वो कहलाती है ऑक्सीडेटिव। इससे पहले मैं आपको दो टाइप पढ़ा चुका हूँ। एक प्लांट्स के अंदर थी जो कि लाइट की मदद से हो रही थी, उसे हमने कहा था फोटोफॉस्फोराइलेशन, और दूसरी ये है जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी से हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन रिडक्शन से हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी से हो रही है, ये कहलाती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और तीसरी हमने पढ़ी थी जो कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर भी हो रही थी और क्रैब्स साइकिल के अंदर भी हो रही थी, जिसे हमने कहा था सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जिसमें जो फॉस्फेट आ रहा था वो किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आ रहा था। अब देखिए यहाँ पर जो ये चेन बनाई हुई है ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, और इसको समझना जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इससे बेहतर एक चेन जो है वो ये है, और उससे भी बेहतर एक चेन, बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन जो है वो ये है। तो पहले मैं आपको इसमें समझाता हूँ, फिर मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। देखिए भाई, माइटोकॉन्ड्रिया, ये काम हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो ये वाली जो लेयर आपको नज़र आ रही है, दिस इज कॉल्ड दी आउटर मेम्ब्रेन, और ये वाली जो लेयर आपको नज़र आ रही है, दिस इज कॉल्ड दी इनर मेम्ब्रेन। और मैंने आपको बताया था दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान मौजूद होती है स्पेस, दिस इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, जो ब्लू कलर की है। अच्छा, कहाँ पर लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो मॉलिक्यूल हैं, वो लगे हुए हैं इनर मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो आपको कलरफुल मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं, ये वो मॉलिक्यूल हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। इनके नेम्स भी हैं, ये नेम आपकी बुक के अंदर नहीं लिखे हुए, आपकी बुक के अंदर जो है वो डिफरेंट तरीके से इन्हें लेबल किया हुआ है, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A। तो इनके डिफरेंट नेम्स होते हैं, तो ये सिंपल वाले नेम्स हैं। नाम याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मॉलिक्यूल जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहे थे, और ट्रांसफ़र होने के बाद उनसे एनर्जी, उनसे ATP किस तरह जनरेट हो रहा है। तो देखिए भाई, ये हमारे पास यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर हुई क्रैब्स साइकिल। क्रैब्स साइकिल के नतीजे में क्या बना, NADH भी बना और FADH2 भी बना। तो पहले हम देखते हैं NADH। तो NADH आया और कन्वर्ट हो गया किस में, NAD पॉजिटिव के अंदर। क्या हुआ यहाँ पे, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो चले गए यहाँ पे, और जो हाइड्रोजन था वो भी इसके हवाले हो गया, ठीक है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। अच्छा देखिए, NADH आया, NADH ने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसके हवाले कर दिए, इसमें से हाइड्रोजन भी निकल गया और ये कन्वर्ट हो गया किसमें, NAD पॉजिटिव के अंदर, यानी अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। अब होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आए हैं, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ आए हैं, ये जाएंगे अगले मॉलिक्यूल के पास, ठीक है, जिसका नाम यूबिक्विनोन है। ये यूबिक्विनोन इससे लेकर इसको आगे ट्रांसफ़र करेगा साइटोक्रोम रिडक्टेस के पास। साइटोक्रोम रिडक्टेस से ये दो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे साइटोक्रोम C के पास। साइटोक्रोम C क्या करेगा, इसको आगे ट्रांसफ़र करेगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के पास। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के पास आता है ऑक्सीजन। ये इलेक्ट्रॉन्स जो कि होते हुए आए हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के पास, ये इलेक्ट्रॉन्स हवाले कर दिए जाते हैं ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन को जब ये इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो ऑक्सीजन अपने साथ चिपकाता है हाइड्रोजन को, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रैवल करते हुए आए थे वो फाइनली किसने एक्सेप्ट किए, ये फाइनली एक्सेप्ट किए हैं ऑक्सीजन ने। आपने याद रखना है, ऑक्सीजन जो है वो फाइनल एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के बाद, एक्सेप्ट करने के बाद हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर वाटर बनाता है। तो हम कहते हैं कि जो ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होता है तो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, जब रेस्पिरेशन होती है तो उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनते हुए आपने देख लिया था कहाँ बन रही थी कार्बन डाइऑक्साइड, पायरुविक एसिड जब कन्वर्ट हो रहा था तब, और क्रैब्स साइकिल के अंदर। वाटर कहाँ बनता है, वाटर यहाँ बनता है, क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्होंने ऐसा क्या किया कि इससे हमें एनर्जी मिली। तो बेसिकली जब जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स पास होते जाते हैं ना एक से दूसरे मॉलिक्यूल में, या आपको एरो नज़र आ रहा होगा, मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होते हैं हाइड्रोजन के आयंस, H पॉजिटिव आयंस मौजूद होते हैं, जिसे आप प्रोटॉन भी कहते हैं। सिमिलरली ये जो NADH था, मैंने आपको बताया था कि दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गए थे तो हाइड्रोजन इसके बच गए थे। बेसिकली ये जो आपको मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं, अगर आपको याद हो तो ये हैं प्रोटीन्स। और ये कौन सी प्रोटीन्स हैं, ये ऐसी प्रोटीन है जो कि लिपिड की दोनों लेयर्स के अंदर मौजूद हैं। ये कहलाती हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, और इंट्रिंसिक प्रोटीन के अंदर भी ये कौन सी प्रोटीन है, दीज आर कॉल्ड चैनल प्रोटीन। तो ये करती क्या है, ये इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इस्तेमाल करती हैं और यहाँ से मैट्रिक्स से हाइड्रोजन आयंस को पंप करती हैं, कहाँ पे, इस स्पेस के अंदर, जिसे हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। तो आपको नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आए
तो इनकी एनर्जी को इस्तेमाल किया गया। बेसिकली ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करते हैं एज अ मैग्नेट। तो समझिए ये इलेक्ट्रॉन एज अ मैग्नेट इस्तेमाल हो रहा है और ये जो हाइड्रोजन आयन है इन्हें अट्रैक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह फेंका जा रहा है। कौन सी जगह से, मैट्रिक्स से इन्हें फेंका जा रहा है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर। सिमिलरली जब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे साइटोक्रोम रिडक्टेज के पास, तो ये भी इन्हें मैग्नेट की तरह इस्तेमाल करेगा, हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोजन को यहाँ से उठा के कहाँ फेंक देगा, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस के अंदर। सिमिलरली साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को इस्तेमाल करेगा, इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेट इस्तेमाल करेगा और हाइड्रोजन को पंप करके फेंक देगा यहाँ पर। और साथ में चूंकि ये हाइड्रोजन ट्रैवल करते आए हैं तो हर स्टेप के ऊपर इन्होंने कुछ ना कुछ एनर्जी क्या की है, अपनी एनर्जी लूज़ की है। तो अब इनमें बिल्कुल जान नहीं बची। तो ये जो बेजान इलेक्ट्रॉन है ना, ये हवाले कर दिए जाते हैं ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन जो है वो इनके साथ हाइड्रोजन को मिलाकर वाटर बना लेता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जर्नी जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब सवाल ये है कि इस काम में एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस हुई, तो एनर्जी अब प्रोड्यूस होगी बेसिकली ये जो हाइड्रोजन को पंप किया जा रहा है या जो प्रोटॉन्स को पंप किया जा रहा है, कहाँ से, मैट्रिक्स से फेंका जा रहा है स्पेस के अंदर। एक वक्त आएगा कि हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, स्पेस के अंदर ज़्यादा हो जाएंगे और मैट्रिक्स के अंदर क्या हो जाएंगे, मैट्रिक्स के अंदर कम हो जाएंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया, यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, यहाँ पे हाइड्रोजन कम है। डिफ्यूजन क्या कहता है कि मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो अब ये हाइड्रोजन वापस आना चाहेंगे कहाँ पे, मैट्रिक्स के अंदर। ये यहाँ से नहीं आ सकते, यहाँ से नहीं आ सकते, यहाँ से नहीं आ सकते। इनके आने के लिए ये वाला दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा कहलाता है एटीपी सिंथेज। ये एक और हमारे पास मॉलिक्यूल होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। जब हाइड्रोजन इसके थ्रू गुजरते हैं तो इसको एनर्जी मिलती है, इन हाइड्रोजन की मूवमेंट से इसे एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी ये क्या करता है, एडीपी को बुलाता है, साथ में फॉस्फेट को बुलाता है, जो कि मैट्रिक्स के अंदर पड़ा हुआ है फॉस्फेट। इन दोनों को मिलाता है एनर्जी देकर और कन्वर्ट करवाता है किसमें, एटीपी के अंदर। सो दिस इज़ हाउ इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसपोर्ट है उससे एटीपी जनरेट होते हैं कि पहले हाइड्रोजन को पंप किया जाता है, जब हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाते हैं स्पेस के अंदर तो फिर वो वापस आते हैं मैट्रिक्स में, लेकिन एक ही रास्ते से आते हैं जो कि एटीपी सिंथेज है। और ये इनकी मूवमेंट से जो एनर्जी से मिलती है वो हवाले करता है इन दोनों के, और इन दोनों की शादी हो जाती है और ये कन्वर्ट हो जाते हैं एक मैरिड कपल के अंदर, जिसे एटीपी का नाम देते हैं। दिस इज़ हाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए एटीपी जनरेट होते हैं। आपने NADH का देखा, जो FADH2 होता है, जो एक मॉलिक्यूल बनता है क्रैब साइकिल के अंदर, वो भी इसी तरह से काम करता है। FADH2 आएगा तो वो भी अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, और कन्वर्ट हो जाएगा FAD पॉजिटिव के अंदर। वही इलेक्ट्रॉन्स इससे यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे। हर स्टेप के अंदर क्या किया जाएगा, जो हाइड्रोजन है उन्हें पंप किया जाएगा, हाइड्रोजन ऊपर जमा हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन से एनर्जी बिल्कुल निकाल ली जाएगी तो उन्हें ऑक्सीजन के हवाले कर दिया जाएगा, जिससे फाइनली जाकर वाटर बन जाएगा। अगर इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो वही काम हो रहा है। NADH आया, इलेक्ट्रॉन्स दिए, किसके पास आए, कोएंजाइम Q के पास। नाम भले ना याद रखें, कोई मसले वाली बात नहीं है। और NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। FADH2 आया, इलेक्ट्रॉन्स दिए, FAD में कन्वर्ट हो गया। हो क्या रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक मॉलिक्यूल से दूसरे पे जा रहे हैं, दूसरे मॉलिक्यूल से तीसरे पे जा रहे हैं, तीसरे मॉलिक्यूल से चौथे पे जा रहे हैं, चौथे मॉलिक्यूल से पांचवे पे जा रहे हैं। फाइनली इन्हें कौन एक्सेप्ट कर रहा है, ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन को कंबाइन करता है अपने साथ और वाटर बना देता है। और इस पूरे पाथवे के अंदर आपको ATP बनते हुए दिखाएं। ये डायरेक्टली नहीं बनते, ये बनते उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये हाइड्रोजन आयन गुजरेंगे इस मॉलिक्यूल के ज़रिए, जिसे ATP सिंथेज कहा जाता है। अब बुक की डायग्राम अगर आप देखें तो बुक के अंदर भी यही प्रोसेस बताया गया है, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। यहाँ पर ये हमारे पास कोई ये जो A है ना, A जिसके साथ H2 लगा हुआ है, ये बेसिकली A का मतलब है कोई मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन लगे हुए हैं। जब हाइड्रोजन इसमें से निकाले जाएंगे तो कौन किसके हवाले किए जाएंगे, NAD के। NAD को जब हाइड्रोजन मिलेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH के अंदर। सिमिलरली जो FAD है, जब ये हाइड्रोजन लेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, FADH पॉजिटिव के अंदर। ये दोनों जो हैं ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे एक मॉलिक्यूल को, उस मॉलिक्यूल से जाएंगे दूसरे मॉलिक्यूल के पास, दूसरे मॉलिक्यूल से जाएंगे तीसरे मॉलिक्यूल, चौथे मॉलिक्यूल, पांचवें मॉलिक्यूल, और फाइनली जाएंगे ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन जो है ये जब इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो साथ में मिलाएगा हाइड्रोजन को और ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर के अंदर। तो ये फाइनल एक्सेप्टर है। हर पाथवे के अंदर हो क्या रहा है, आपको दिखाया है इन्होंने कि ADP और फॉस्फेट मिल रहे हैं और क्या बन रहा है, ATP। ADP और फॉस्फेट मिल रहे हैं, क्या बन रहा है, ATP। लेकिन ये काम ऐसे नहीं होता, ये काम वैसे ही होता है कि ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी एनर्जी से हाइड्रोजन को पंप किया जाता है और फिर ये हाइड्रोजन इसके ज़रिए गुजर के आते हैं एंड देन इलेक्ट्रॉन जो है वो ADP और फॉस्फेट को कंबाइन करके ATP बनाया जाता है।
अब सवाल ये है कि कितने ATP बनेंगे। तो देखें, जब आपका एक NADH कहाँ गया, इधर बताता हूँ। एक NADH जो है ना, जब इसके इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं पूरा का पूरा फाइनली ऑक्सीजन तक जाते हैं, तो इससे इतनी एनर्जी, इसके इलेक्ट्रॉन से इतनी एनर्जी मिलती है कि उससे 3 ATP बनते हैं। एक NADH जो है वो 3 ATP बना सकता है। और एक FADH2 जो है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन से इतनी एनर्जी मिलती है कि इससे 2 ATPs बनते हैं। ठीक है जी, तो ये तो हो गया सिंपल सी बात। अब हमने देखना है कि पूरे प्रोसेस के अंदर हमारे पास NADH कितने थे और FADH2 कितने थे, तो हम काउंट कर सकेंगे कि हमारे पास पूरे प्रोसेस में कितने ATP जनरेट हो रहे हैं। अगर आप बुक के अंदर देखें तो बुक के अंदर आपको मिलेगा कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब होती है ना ग्लूकोज की, यानी ग्लूकोज को कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, तो उससे जो नेट गेन होता है वो 36 ATP का है। गूगल के ऊपर अगर आप लिखेंगे तो वो 38 ATPs का है, 38 ATPs होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 36 लिखा है। मैं बताता हूँ इसमें मसला कहाँ आता है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास टोटल NADH कितने हैं और FADH2 कितने हैं। हाँ, ये हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस है। ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में हमें ATP कितने मिल रहे थे? ATP मिल रहे थे 2। मैंने आपको बताया था कि टोटल 4 ATP मिल रहे थे, लेकिन 2 ATP हम क्या कर रहे थे? इन्वेस्ट कर रहे थे। 2 ATP हमने लगाए हैं यहाँ पे और यहाँ पे, और 4 ATP हमें मिले हैं। तो टोटल फाइनलाइज जो हमें ATP मिले हैं वो 2। तो 2 ATP यहाँ से मिले हैं। इस वाले ATP को हम अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, हम देखते हैं NADH कितने मिल रहे हैं। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है 2 मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड जब टूटता है तो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 3 कार्बन वाले। तो एक मॉलिक्यूल से एक NAD मिलता है, 2 मॉलिक्यूल से 2 NAD मिलते हैं। तो यहाँ से हमें बेसिकली 2 NADH मिल रहा है। तो ग्लाइकोलाइसिस से हमें मिल रहे हैं 2 NADH। अब आगे चलते हैं क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल से पहले ये वाला प्रोसेस, इसमें देखें एक पायरुविक एसिड जो है उससे हमें एक NADH मिल रहा है। हमारे पास टोटल कितने पायरुविक एसिड होते हैं? 2। जब एक ग्लूकोज टूटता है तो 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। तो हमारे पास 2 पायरुविक एसिड है तो 2 NADH मिलेंगे। तो 2 हमें मिले ग्लाइकोलाइसिस से और 2 हमें मिले यहाँ की प्रिपरेशन से। टोटल कितने हो गए? 4 NADH हो गए। अब आ जाते हैं इसमें, ये एक एसिटाइल CoA है। ठीक है, हमारे पास इस तरह के 2 हैं। तो पहले देखते हैं एक में कितने मिल रहे हैं। एक NADH, 2 NADH और 3। ठीक है, एक में हमारे पास 3 NADH मिल रहा है। और FADH2 कितने मिल रहे हैं? एक में हमारे पास मिल रहे हैं 1 FADH2। ये एक एसिटाइल CoA से मिल रहा है, लेकिन हमारे पास इस तरह के 2 हैं। तो 2 में कितने मिलेंगे? मल्टीप्लाई बाय 3। तो हमारे पास आएंगे 6 NADH और 2 हमारे पास आएंगे मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि एक बार में अगर 3 मिल रहे हैं तो ये साइकिल 2 बार में चलेगी। क्रेब्स साइकिल 2 बार में चलती है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए। तो हमारे पास 6 मिलेंगे NADH और 2 मिलेंगे हमारे पास FADH2। ये मिले क्रेब्स साइकिल से। इससे पहले हमने देखा था 4 हमें मिल रहे थे, ऑलरेडी 4 हमें NADH मिल चुके थे। 2 हमें ग्लाइकोलाइसिस से मिले थे और 2 हमें प्रिपरेशन वाले स्टेप से मिले थे। तो टोटल हमारे पास हो गए यहाँ पे 10 NADH और हमारे पास हो गए 2 FADH2 और हमारे पास 2 ATP जो है ना वो हमें मिलते हैं क्रेब्स साइकिल से। कहाँ पे? ये एक साइकिल है, इससे एक ATP मिलेगा, फिर ये दोबारा चलेगी दूसरे एसिटाइल के लिए तो 2 ATP मिलेंगे, और 2 ATP हमें और मिले थे जो मैंने कहा था अभी छोड़ दें ग्लाइकोलाइसिस से। ये हो गया पूरा हिसाब। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर गौर करें आप, अब इसको हम प्लेन पेपर पे ले लेते हैं। देखिए भाई, एक NADH जो है ना, मैंने आपको बताया एक NADH, उससे हमें मिलते हैं 3 ATP। एक NADH जब गुजरता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से तो 3 ATP मिलते हैं। हमारे पास कितने हैं? हमारे पास 10 NADH है। तो 10 NADH को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये बनेगा 30 ATP। तो 30 ATP तो आ गए हमारे पास इससे। ठीक है जी। अब आ जाते हैं FADH2 पे। एक FADH2 जो है जब ये गुजरता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से तो इसके इलेक्ट्रॉन से हमें 2 ATP बनाने की एनर्जी मिलती है। हमारे पास टोटल कितने हैं? ये हमारे पास टोटल 2 हैं ये। तो 2 FADH2 को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2 से, तो ये बनता है 4 ATP।
तो FADH2 जितने भी मिल रहे हैं उनसे हमें 4 ATP मिल रहे हैं। कितने हो गए? 30 एंड 4 34 हो गए। इसके अलावा हमें मिल रहे हैं 2 ATP Krebs साइकिल से, ठीक है, Krebs साइकिल से। तो ये 2 ATP हो गए Krebs साइकिल वाले, ये मिलाकर हो जाते हैं 36। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है ना कि एरोबिक से कितने मिल रहे हैं, एरोबिक ब्रेकडाउन से, तो आपका आंसर होगा 36। क्यों? क्योंकि Krebs साइकिल भी एरोबिक प्रोसेस है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो भी एक एरोबिक प्रोसेस है। तो इन दोनों से मिलाकर हमें मिल रहे हैं 36। तो हमने जो बुक के अंदर देखा है 36, वो बेसिकली एरोबिक का है। अगर आप इसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस के 2 ATP शामिल कर लें तो ये पूरे हो जाते हैं 38 ATP। ग्लाइकोलाइसिस से भी 2 ATP मिले थे, लेकिन चूंकि ग्लाइकोलाइसिस एक एनारोबिक प्रोसेस है तो इसके ATP शायद यहाँ शामिल नहीं किए हुए, लेकिन अगर आप इन्हें शामिल कर ले तो ये हो जाएंगे टोटल 38 ATP। तो अगर आपके बुक के अंदर 36 लिखा है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अगर कंप्लीट अगर आप गूगल पे जाके लिखें कंप्लीट ऑक्सीडेशन तो वहाँ पर भी आपको 38 ATP मिलेगा। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन से आपको 38 मिलते हैं। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि एरोबिक ब्रेकडाउन से, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक प्रोसेस है, तो इससे मिलने वाले ATP अगर हम ना शामिल करें दो तो 36 राइट आंसर है। एरोबिक की अगर हम बात करें, अब अगर आप कहेंगे कि भाई इसके अगर आप ATP नहीं शामिल कर रहे तो इसका NADH क्यों शामिल कर रहे हैं? NADH इसलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि NADH से जो एनर्जी निकलती है वो बाद में निकलती है, वो डायरेक्टली ATP नहीं मिले थे ग्लाइकोलाइसिस से। इसका NADH से हमने जो एनर्जी निकाली थी वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से निकाली थी, तो वो एरोबिक के अंदर आ जाता है। तो बेसिकली ये है पूरा कैलकुलेशन कि किस तरह से 36 या 38 ATP जो हमें मिलते हैं। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो 38 ATP होना चाहिए। तो यहाँ पर आकर ये टॉपिक जो है ये कंप्लीट होता है। आई होप समझ आया होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और बाकी जो पीछे मैंने एक्सप्लेन किया है ग्लाइकोलाइसिस और Krebs साइकिल। अब मुझे रिक्वेस्ट करना बंद करो, चैप्टर 11 जो है वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। आखिरी के जो टॉपिक है वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा। जहाँ तक रिव्यू की बात है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बट इस चैप्टर का जो है वो मैं जल्द जो है वो रिव्यू तुम्हें दे दूँगा।